यहाँ हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, पंप्स। टरबाइन और पंप एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। वैसे पंप की क्या फंक्शनिंग होती है? कोई भी ऐसी हाइड्रोलिक मशीन जो मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करती हो। कोई भी ऐसी हाइड्रोलिक मशीन जो मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करती हो। हाइड्रोलिक एनर्जी, इस हाइड्रोलिक एनर्जी को हम प्रेशर एनर्जी भी बोलते हैं। पंप के केस में इसे मैनोमेट्रिक हेड भी बोलते हैं। तो उस हाइड्रोलिक मशीन को हम बोलेंगे पंप। अब जो है इस मैकेनिकल एनर्जी का हाइड्रोलिक एनर्जी हेड की फॉर्म में जो कन्वर्जन होता है, हम जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने से शाफ्ट हमारी रोटेट होती है। वो जो रोटेटिंग शाफ्ट है उसी को हमने क्या बोला है? मैकेनिकल एनर्जी। जो हमारी शाफ्ट पावर है उसी शाफ्ट को हमने बोला है मैकेनिकल एनर्जी। और उस शाफ्ट पर हमारा इम्पेलर लगा रहता है जो शाफ्ट के साथ रोटेट होता है। तो वो शाफ्ट से पावर ट्रांसमिट होके कहाँ जाती है? हमारी इम्पेलर पर। जो मैकेनिकल एनर्जी है ये मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है पहले इम्पेलर एनर्जी में, इम्पेलर पावर में। और ये इम्पेलर पावर हमारी कन्वर्ट हो जाती है इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोलिक एनर्जी, यानी कि मैग्नेटिक हेड और वाटर पावर में। वाटर पावर, तो शाफ्ट पावर इम्पेलर पावर में कन्वर्ट हो गई और ये इम्पेलर पावर हमारी वाटर पावर में कन्वर्ट हो गई। जब शाफ्ट पावर इम्पेलर पावर में कन्वर्ट होती है तो यहाँ पर हमें मैकेनिकल एफिशिएंसी मिलती है, और मैकेनिकल एफिशिएंसी हमारी होती है आउटपुट इम्पेलर पावर अपॉन इनपुट शाफ्ट पावर। और जब इम्पेलर पावर हमारी वाटर पावर में कन्वर्ट होती है तो यहाँ हमें इम्पेलर एफिशिएंसी मिलती है, और उस इम्पेलर एफिशिएंसी को हम बोलते हैं मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी। मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी, और मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी हमारी होती है आउटपुट अपॉन इनपुट। और इस ओवरऑल कॉम्बिनेशन में हमें एक एफिशिएंसी मिलती है जो होती है हमारी ओवरऑल एफिशिएंसी। ये जो ओवरऑल एफिशिएंसी होती है ये ओवरऑल आउटपुट वाटर पावर टू द ओवरऑल इनपुट शाफ्ट पावर, इसके रेशो के इक्वल होती है। जब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से आ जाती है मैकेनिकल एफिशिएंसी इनटू मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी। और टरबाइन के केस में इस मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी को हम हाइड्रोलिक एफिशिएंसी बोलते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें पंप की, पंप को हम डिफरेंट टाइप से क्लासिफाई करते हैं। हाई स्पीड के लिए, हाई हेड के लिए सीरीज अरेंजमेंट, और हाई डिस्चार्ज के लिए पैरेलल अरेंजमेंट। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं पंप के क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ पंप। क्लासिफिकेशन ऑफ पंप। पंप को दो टाइप से क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट क्लासिफिकेशन जो हमारा होता है वो होता है रोटो डायनामिक पंप, रोटो डायनामिक पंप। और जो सेकंड क्लासिफिकेशन हमारा होता है, सेकंड क्लासिफिकेशन होता है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। सेंट्रीफ्यूगल पंप को हम दो टाइप से क्लासिफाई करते हैं, रोटोडायनामिक पंप एंड पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। जो हमारी
रोटो डायनेमिक वर्ड यहाँ दिख रहा है, ये दो वर्ड हैं यहाँ पर, एक है हमारा रोटो और एक है हमारा डायनेमिक। बट जनरली जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो हम सिंपल डायनेमिक पंप भी लिख देते हैं इसे, रोटो डायनेमिक नहीं लिख के हम सिंपल इसे डायनेमिक पंप भी लिख देते हैं। रोटो का मतलब है रोटेटिंग, और जो डायनेमिक है इसका मतलब है मोशन। जब कभी भी पंप के पार्ट्स में या पंप और वाटर में जब कभी भी रिलेटिव मोशन आपको मिलेगा, या जिस पर्टिकुलर पंप में और जिस उसमें शक कर रहा है जो भी लिक्विड है, फ्लूइड है, उसमें जहां भी रिलेटिव मोशन होगा वो हमारी होंगी रोटो डायनेमिक पंप। जैसे वाटर है, वाटर भी फ्लो हो रहा है और उसके साथ हमारा उसके कांटेक्ट में इम्पेलर भी फ्लो हो रहा है, तो क्या है, दोनों यहाँ पर फ्लोइंग फ्लूइड हो गए, फ्लोइंग मीडियम हो गए, इम्पेलर भी और हमारा वाटर भी। तो उस पर्टिकुलर पंप को हम बोलते हैं डायनामिक पंप। डायनामिक पंप में दोनों क्या है, हमारे मोशन में है, और उन दोनों के बीच में कुछ हमारा रिलेटिव मोशन है। उस इम्पेलर के ब्लेड्स और जो वाटर है उसमें कोई हमारा रिलेटिव मोशन है, उसे हम बोलते हैं रोटो डायनामिक पंप। अब इस रोटो डायनामिक पंप को हम फ्लो के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप से क्लासीफाई करते हैं। तो फ्लो के अकॉर्डिंग एक डिफरेंट क्लासिफिकेशन होते हैं इसके। फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज रेडियल फ्लो, रोटो डायनामिक पंप, रेडियल फ्लो। सेकंड क्लासिफिकेशन इज एक्सियल फ्लो, and third classification is mixed flow। जब इम्पेलर के ब्लेड्स के ऊपर रेडियल डायरेक्शन में फ्लो होगा तो रेडियल टाइप की पंप होगी, एक्सियल डायरेक्शन में फ्लो होगा एक्सियल पंप होगी, और मिक्स्ड फ्लो रेडियल एक्सियल टेंजेंशियल जैसा भी फ्लो होगा इधर उधर का वो हमारे मिक्स्ड फ्लो में आएगी। इस रोटो डायनेमिक पंप में जो हम स्टडी करेंगे यहाँ पर वो हम पढ़ेंगे सेंट्रीफ्यूगल पंप। सेंट्रीफ्यूगल पंप की हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो ये सेंट्रीफ्यूगल पंप जो हमारी समर होती है, समरसेबल, उस समर की जो पंप होती है वो सेंट्रीफ्यूगल पंप होती है, उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा रहता है, वो कंटिन्यूअसली हमारी रोटेट होती रहती है, उसे हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप। सेकंड क्लासिफिकेशन यहाँ पर है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप में हमारा एक रोटेटिंग पार्ट होता है और एक स्टेशनरी पार्ट होता है। इस पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप में पिस्टन सिलेंडर असेंबली लगी रहती है, पिस्टन हमारा कंटिन्यूअसली मूव करता है और जो हमारा फ्लूइड है, वाटर है, वो स्टेशनरी रहता है। जब पिस्टन मूव करता है तो वो अपना वैक्यूम क्रिएट करता है, उस प्रेशर डिफरेंस की वजह से वो वाटर हमारा लिफ्ट अप हो जाता है, और लिफ्ट अप होने के बाद ड्यू टू प्रेशर, ड्यू टू पिस्टन उसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करा देता है। तो ये हमारे पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप हैं। इसमें जो लॉसेज होते हैं पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप में वो कम होते हैं एज कंपेयर टू सेंट्रीफ्यूगल पंप। इस पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप को में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम रेसिप्रोकेटिंग पंप। रेसिप्रोकेटिंग पंप, और इस रेसिप्रोकेटिंग पंप के भी हम दो क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप एंड डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप। सिंगल एक्टिंग एंड डबल एक्टिंग, डबल एक्टिंग। सिंगल एक्टिंग और डबल एक्टिंग, इनमें क्या डिफरेंस है कि जब हम जो हमारा पिस्टन है, पिस्टन का फॉरवर्ड और बैकवर्ड एक कंप्लीट मोशन में हमें एक बार हेड अगर मिलता है, फॉरवर्ड गया पिस्टन और बैकवर्ड आया, इस कंप्लीट मोशन में पिस्टन के अगर हमें एक बार हेड मिलता है या एक बार हमें आउटपुट मिलता है तो हम उसे बोलते हैं सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप। जैसे हमारे घरों में हैंड पंप होते हैं, चलाते हैं जो हम,
जब हम उस हैंडपंप को डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कराते हैं तो पिस्टन क्या करता है, पानी को लिफ्ट कराता है और हमें पानी मिल जाता है, पर्टिकुलर हेड पर हमें पानी मिल जाता है। अगर उस हैंडपंप को अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कराते हैं तब हमें कोई आउटपुट नहीं मिलता। मीन्स एक फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड कंप्लीट मोशन में जब हमें एक बार आउटपुट मिल रहा है वो सिंगल एक्टिंग पंप, और जब कभी भी हम उस किसी भी पाइप के दोनों एंड पर आउटलेट लगा दें और उसका इनलेट कहीं सेंटर से लेते हैं तो हमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों में आउटपुट मिलता है, उसे हम बोलते हैं डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप। इन्हें हम डिटेल में दोनों पंप को पढ़ेंगे इस चैप्टर में। एक पढ़ेंगे हम सेंट्रीफ्यूगल पंप, इसकी कंस्ट्रक्शन भी देखेंगे और इसका वर्किंग प्रिंसिपल भी देखेंगे। ये सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या कंस्ट्रक्शन है, इसके कौन कौन से पार्ट्स लगे रहते हैं और वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, किस प्रिंसिपल पर ये काम करती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे रेसिप्रोकेटिंग पंप। रेसिप्रोकेटिंग पंप की क्या कंस्ट्रक्शन है और उसके वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, कैसे वो वर्क करती है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप। सेंट्रीफ्यूगल पंप यहाँ हम स्टार्ट करेंगे पहले सेंट्रीफ्यूगल पंप। सेंट्रीफ्यूगल पंप को डिस्कस करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे रेसिप्रोकेटिंग पंप को। तो सबसे पहले स्टार्ट किया हमने सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल पंप का ये हमारा 2D डायग्राम है और सेकंड वाला हमारा 3D डायग्राम है। हम 3D डायग्राम में तो सिर्फ व्यू दिखाया है कि कैसे वाटर फ्लो होता है। ये शाफ्ट दिख लगी हुई है, ये इम्पेलर लगा हुआ है आपका, इस पॉइंट से वाटर आता है और इस इम्पेलर के थ्रू रोटेट होके डिस्चार्ज पाइप, डिलीवरी पाइप से ये पर्टिकुलर हाइट पर पहुंच जाता है। कंस्ट्रक्शन अगर हमें बनानी है तो कंस्ट्रक्शन में हम 2D डायग्राम बनाते हैं। 2D डायग्राम में अगर हम देखें तो सबसे पहले जो इनर ब्लैक दिखाया हुआ है यहाँ पर, ये हमारी शाफ्ट होती है और इस शाफ्ट के ऊपर हमारा इम्पेलर होता है। 2D में हमने सिर्फ ये व्यू दिखाया है आपको, इधर वाला शाफ्ट हमने नहीं दिखाई, शाफ्ट का कवर भी ऊपर का नहीं दिखाया, सिर्फ इम्पेलर व्यू दिखाया है कि हमारी शाफ्ट लगी हुई है और उस शाफ्ट के ऊपर इम्पेलर होता है और इम्पेलर के और शाफ्ट के बीच में ब्लेड्स जो दिखाए हुए हैं ये, इन्हें हम बोलते हैं गाइड वेन्स। यहाँ जो ये सर्कल वाला पार्ट 3D व्यू में अगर हम देखें, ये हमारा होता है गाइड वेन्स और इसके ऊपर इम्पेलर होता है और इम्पेलर के ऊपर हमारा केसिंग होता है। केसिंग हम डिफरेंट टाइप से बनाते हैं। यहाँ जो केसिंग है हमारा, वो केसिंग है मेरा वॉल्यूट केसिंग। अब इसके मेन अगर कंपोनेंट की बात करें, क्या क्या पार्ट यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं, तो फर्स्ट वन, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, वाटर को सबसे पहले हम लिफ्ट अप कर रहे हैं। मींस जो हमारा ग्राउंड लेवल है वाटर का, वहां से लेके हमारा वाटर कहाँ आ रहा है, पंप के इनपुट तक। पंप का इनपुट इम्पेलर के सेंटर पर जो आ रहा है और वो किसकी हेल्प से आता है, हमारा सक्शन पाइप की हेल्प से। तो फर्स्ट कंपोनेंट हमारा हो गया सक्शन पाइप। सक्शन पाइप। अब अगर सक्शन पाइप की बात कर रहे हैं, इसका कनेक्शन कहाँ से कहाँ है, वाटर लेवल से, जो ग्राउंड वाटर लेवल है उस वाटर लेवल को कहाँ कनेक्ट कर रहा है, ये पंप के इनपुट पर, पंप के इनलेट से और वाटर लेवल को ये कनेक्ट करता है। वाटर लेवल को हमने यहाँ संप लिखा हुआ है, संप से इसे कनेक्ट करता है और इस पाइप के एंड पर एक वॉल्व लगा रहता है, उस वॉल्व को बोलते हैं हम फुट वॉल्व। फुट वॉल्व का काम क्या होता है, ये यहाँ पर इस टाइप से क्लैंप रहता है, ऐसे जैसे ही वाटर सक किया जाएगा ये ओपन होके यहाँ पहुंच जाएगा, इस पोजीशन पर ऐसे ओपन हो जाएगा और वाटर हमारा सक होके इस पंप के अंदर चला जाएगा। और जैसे ही हम पंप को बंद करेंगे, इसका रोटेशन बंद होगा तो ये वाटर लेवल डाउनवर्ड आना शुरू होगा, बट ये वॉल्व हमारा क्लोज होके यहाँ आ जाता है। उससे क्या होता है, वाटर हमारा डाउनवर्ड नहीं जाता। तो ये जो फुट वॉल्व होता है ये वन वे वॉल्व होता है, सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन में ओपन होता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ओपन नहीं होता। तो सक्शन पाइप फर्स्ट पॉइंट
किस किस को कनेक्ट कर रहा है ये? संप को और इम्पेलर के इनपुट को, या पंप के इनलेट को संप से कनेक्ट करता है। और इसके एंड पर एक वॉल्व लगा रहता है, फुट वॉल्व, जो कि वन वे वॉल्व होता है, सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन में ओपन होता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ओपन नहीं होता। सक्शन पाइप से लिक्विड सक होने के बाद कहाँ पहुंचा? इम्पेलर के पास, ये जो रोटेट हो रहा है इस इम्पेलर के पास पहुंचा। तो सेकंड कंपोनेंट जो हमारा इसका हुआ वो हो गया इम्पेलर। इम्पेलर इस पंप का रोटेटिंग कंपोनेंट होता है। यही एक कंपोनेंट है जो रोटेट होता है, बाकी टोटल पंप हमारी स्टेशनरी होती है। तो ये एक रोटेटिंग पार्ट होता है और इस पार्ट पर हमारे ब्लेड्स लगे रहते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं वेन, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? इम्पेलर वेन। जो ब्लेड्स लगे रहते हैं वो अलग अलग ज्योमेट्री के हो सकते हैं, बट सबसे पहले जो हमारा वाटर आता है इसके इनलेट पर, वहाँ पहले हमारे होते हैं गाइड वेन्स, जो उस गाइड वेन्स वाटर को गाइड करते हैं, अलग अलग डायरेक्शन में फ्लो कराते हैं, और उसके बाद ये जाते हैं इम्पेलर ब्लेड्स पर। और इम्पेलर ब्लेड्स रोटेट होने के साथ इसमें काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करता है। जब कोई भी मशीन हमारी रोटेट होती है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती रहती है। सो सेकंड कंपोनेंट इम्पेलर। इम्पेलर क्या है? एक रोटेटिंग पार्ट है जिसके ऊपर सीरीज ऑफ ब्लेड्स लगे रहते हैं और जो कंटिन्यूअसली रोटेट होता रहता है। अब इम्पेलर के बाद जो हमारा वाटर है कहाँ जाएगा? इम्पेलर हमारा आउटवर्ड डायरेक्शन में से मूव कराएगा। जब आउटवर्ड में मूव करा देगा तो ये हमारी जो ये स्पेस बना हुआ है यहाँ पर, ये स्पेस, इसमें फ्लो होता हुआ ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। तो जिस पर्टिकुलर वे से ये मूव हो रहा है, रोटेट होने के बाद ये आउटर सर्कमफेरेंस से मूव हो रहा है, उसे बोलते हैं हम केसिंग। तो थर्ड कंपोनेंट हमारा क्या हो गया? केसिंग। और यहां पर जो हमने केसिंग यूज किया है वो क्या है? वॉल्यूट टाइप का। अब केसिंग का काम क्या है कि जो फ्लूइड है उस फ्लूइड को गाइड करते हुए ये डिस्चार्ज पाइप पर ले जाता है। और जो आउटर केसिंग है हमारा एकदम एयर टाइट होता है, कोई इसमें लीकेज नहीं होती, कंप्लीटली टाइट होता है। ये यहाँ अगर हम 3D व्यू में देखें, ये दिख रहा है, जो ये हमारा केसिंग है ये पूरा। और इस केसिंग के ऊपर हमने क्या कनेक्ट किया हुआ है? डिस्चार्ज पाइप। यहाँ हम क्या कनेक्ट करते हैं? डिस्चार्ज पाइप को या डिलीवरी पाइप को। तो केसिंग हमारा एयर टाइट होता है और ये इम्पेलर के आउटर सर्कमफेरेंस पर कनेक्टेड रहता है। इस डायग्राम में जो केसिन बनाया हुआ है वो वॉल्यूट टाइप का है। वॉल्यूट केसिन में क्या होता है, अगर हम यहाँ की बात करते हैं तो यहाँ इसका डायमीटर सबसे कम है। धीरे धीरे जैसे ही मैं ट्रेवल करता जाता हूँ इसका डायमीटर इंक्रीज होता जा रहा है। और जो वॉल्व आता है उस डिलीवरी वॉल्व के पास इसका डायमीटर मैक्सिमम होता है। यहाँ क्या हो रहा है? डायमीटर जब मैं धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या हुआ? जैसे जैसे फ्लूइड फ्लो होता जाएगा उस फ्लूइड की काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। मींस काइनेटिक एनर्जी जैसे जैसे फ्लो होगा कन्वर्ट होके प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। वॉल्यूट केसिंग का ये फायदा है कि जैसे जैसे डायमीटर इंक्रीज हो रहा है तो डायमीटर इंक्रीज होने से उसकी काइनेटिक एनर्जी में लॉस होगा, और जो काइनेटिक एनर्जी है वो कन्वर्ट किस में हो जाएगी? मेरी प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। जब केसिंग के थ्रू वाटर फ्लो होके यहाँ पहुंच गया, यहाँ के बाद क्या होता है कि हम डिलीवरी पाइप को कनेक्ट कर देते हैं और उस डिलीवरी पाइप को वहां डिस्चार्ज कराते हैं जिस पर्टिकुलर हाइट पर मुझे इस फ्लूइड को ले जाना हो। तो फोर्थ कंपोनेंट क्या होता है मेरा? डिलीवरी पाइप। डिलीवरी पाइप, ये चार मेन कंपोनेंट होते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप के। सक्शन पाइप वाटर को सक करता है, इम्पेलर जो रोटेट होता है, रोटेट होने के साथ साथ वाटर की डायरेक्शन को फ्लो करा देता है। उसके बाद केसिंग होता है वॉल्यूट टाइप का जो काइनेटिक एनर्जी, जो इसे गाइड करता है फ्लो को और काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। एंड डिलीवरी वॉल्व,
डिलीवरी वाल्व क्या है, इस वाटर को जहां हमें जिस हाइट पर पहुंचाना है उस हाइट पर डिलीवर्ड कर देता है। ये कंप्लीट इसकी कंस्ट्रक्शन थी सेंट्रीफ्यूगल पंप। वर्किंग प्रिंसिपल, अगर हम वर्किंग प्रिंसिपल की बात करें, सबसे पहले अगर मैं इसकी ज्योमेट्री की बात करूं, ये जो ज्योमेट्री बनी हुई है, ये ज्योमेट्री यहां से वाटर सक हो रहा है, सेंटर पर आ रहा है, सेंटर पर आने के बाद ये सेंटर से रेडियस के पैरेलली आउटसाइड में फ्लो हो रहा है, मींस रेडियल फ्लो हो गया, ये रेडियली इनवर्ड हो रहा है या आउटवर्ड हो रहा है, सेंटर से आउटसाइड में जा रहा है, इसलिए मतलब क्या हो गया, रेडियली आउटवर्ड हो रहा है। तो सबसे पहले अगर बात करें फर्स्ट पॉइंट की, ये जो पंप होती है हमारी सेंट्रीफ्यूगल पंप, ये होती है रिवर्स ऑफ इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन। सेंट्रीफ्यूगल पंप इनवर्ड फ्लो जो रिएक्शन टरबाइन है उसका रेसिप्रोकल होता है, क्योंकि इसमें फ्लो कहाँ हो रहा है, आउटवर्ड हो रहा है, आउटसाइड में हो रहा है। अब जिस प्रिंसिपल पर ये काम करती है वो हमारा होता है फोर्स वॉर्टेक्स फ्लो। किस प्रिंसिपल पर काम करती है, वर्क ऑन प्रिंसिपल ऑफ फोर्स वॉर्टेक्स फ्लो। फोर्स वॉर्टेक्स फ्लो के प्रिंसिपल पर काम करती है। फोर्स वॉर्टेक्स फ्लो की अगर हम बात करें, वॉर्टेक्स का मतलब होता है किसी भी सर्कुलर शेप में या कर्व शेप में जो फ्लो होगा वो हमारा वॉर्टेक्स फ्लो होता है। अब कर्व में या सर्कुलर शेप में या पैराबोलिकली कोई भी अगर हमें फ्लो कराना है, वो फ्लो दो तरीके से हो सकता है। एक फ्लो हो सकता है नेचुरली, अपने आप ही फ्लो हो जाए, उसे बोलते हैं हम नेचुरल वॉर्टेक्स फ्लो। और जो सेकंड फ्लो होता है उसके लिए हमें एक्सटर्नल टॉर्क लगाना पड़ता है, एक्सटर्नली हम फोर्स अप्लाई करते हैं और तब हमारा जो फ्लो है वो वॉर्टेक्स फ्लो होता है। तो उस पर्टिकुलर फ्लो को बोलते हैं हम फोर्स वॉर्टेक्स फ्लो। मींस इसमें क्या अप्लाई करना होगा, हमें एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई करना होगा। थर्ड पॉइंट, फोर्स वॉर्टेक्स फ्लो के लिए क्या रिक्वायर्ड है, एक्सटर्नल टॉर्क। एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई करेंगे और हमारा फ्लो होगा फोर्स वॉर्टेक्स फ्लो। और इस एक्सटर्नल टॉर्क की वजह से जो रोटेटिंग फ्लूइड है हमारा, जो एक्सटर्नल टॉर्क से रोटेट हो रहा है, वो रोटेटिंग फ्लूइड के प्रेशर हेड में कुछ ना कुछ राइज हो जाता है, प्रेशर हेड हमारा इंक्रीज हो जाता है। ड्यू टू एक्सटर्नल टॉर्क क्या होगा, राइज इन प्रेशर हेड, राइज इन प्रेशर हेड। और जो ये प्रेशर हेड में राइज होता है, ये राइज हमारा टेंजेंशियल वेलोसिटी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जो प्रेशर हेड में राइज होगा वो राइज हमारा टेंजेंशियल वेलोसिटी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और जब हम प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो यहाँ पर होगा राइज इन प्रेशर हेड, राइज इन प्रेशर हेड इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 2g। और वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2g को हम कन्वर्ट करेंगे, वी इज इक्वल टू होता है आर ओमेगा, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2g। अब अगर मुझे प्रेशर हेड ज्यादा चाहिए तो कैसे मिलेगा, इस टर्म में देखूं, आर है रेडियस ऑफ द इम्पेलर। इम्पेलर तो एक फिक्स है,
उसकी रेडियस में मैं कोई भी चेंज नहीं कर सकता। 2g ये भी हमारे कांस्टेंट पैरामीटर हैं, इन्हें भी हम चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पर वेरिएबल क्या है? सिर्फ ओमेगा। ओमेगा मीन्स ये जो शाफ्ट लगी हुई है, ये जो शाफ्ट लगी हुई है, इस शाफ्ट के आरपीएम, ये जो रोटेट हो रही है इसके आरपीएम, इसके जितने ज्यादा आरपीएम होंगे उतना ही हेड हमें ज्यादा मिलेगा। प्रैक्टिकली भी आप लोगों ने देखा होगा कि जब हमारा समर चलता है, समरसेबल जो पंप होती है वो जब चलती है, तो अगर वोल्टेज कम आते हैं तो वाटर का जो फ्लो होता है, जो पानी आता है हमारे पास, बहुत धीरे धीरे आता है, उसका हेड कम होता है। वहीं अगर मैं वोल्टेज बढ़ा दूं, वोल्टेज ज्यादा हो जाए, तो जो वाटर का हेड है वो मुझे ज्यादा मिलेगा। इसलिए जब कभी भी हमें हाई हेड चाहिए उस टाइम पर वोल्टेज प्रॉपर होने चाहिए। जब हमारे वोल्टेज प्रॉपर होंगे, समर को हम चलाएंगे, जब वो पंप हमारी रोटेट होगी तो फुल आरपीएम हमें वहां पर मिलेंगे। अगर आपके वोल्टेज कम है तो हमें फुल आरपीएम नहीं मिलते, जिससे हमारा एम्पियर बढ़ जाता है, जो करंट फ्लो हो रहा है वो बढ़ जाता है। और भी ज़्यादा कम वोल्टेज होने पर अगर हम उसे चला देते हैं तो एम्पियर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, हीट प्रोड्यूस ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर जो हमारी बाइंडिंग होती है पंप की, वो बाइंडिंग के फूकने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। जो वायर होता है, वायर कहीं ना कहीं से ब्रेक हो जाता है और वो ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है, जल, जिसे कहते हैं हम बाइंडिंग हमारी जल गई। तो इसके प्रॉपर हेड के लिए हमें कंप्लीट वोल्टेज चाहिए जो उस पंप के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। तो ये वर्किंग प्रिंसिपल था। किस पर काम करता है ये? फोर्स वॉर्टेक्स फ्लो पर काम करता है। फोर्स वॉर्टेक्स फ्लो में हमें एक्सटर्नल टॉर्क देना होता है, एक्सटर्नल टॉर्क से हम फ्लो को वॉर्टेक्स फ्लो कन्वर्ट करते हैं, और जो हमारा रोटेटिंग वॉर्टेक्स जो फ्लूइड है हमारा, उसमें हेड में राइज हो जाता है एक्सटर्नल टॉर्क से। जो राइज होता है वो वेलोसिटी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये इसका कंप्लीट वर्किंग प्रिंसिपल है जिस पर ये काम करता है।